सब घरों का प्रबंधन एक नवयुवक देखते थे, जिन्हें सब बच्चे भैया कहते थे। उनका एक अलग क्वार्टर था जिसमें वे अपनी पत्नी बच्चों सहित रहते थे। नीलम के छोटे भाई को प्रवेश दिलाने के लिए मैंने नीलम की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिलवा दिया। संस्था की ओर से एक व्यक्ति तथ्यों की पुष्टि करने नीलम के मोहल्ले में गया, बच्चे से बातचीत की और तथ्य ठीक पाए जाने पर प्रवेश की संस्तुति कर दी। पर जब संस्था वाले बच्चे को लेने उसके घर आए, उनके यहाँ का यही नियम था कि बच्चे को उपयुक्त पाए जाने पर संस्था वाले ले आते थे। तो नीलम की पड़ोसन, जिसे नीलम बड़की माई कहती थी, बच्चे को लेकर एक कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। कमरा तब तक नहीं खोला गया जब तक कि आया हुआ व्यक्ति लौट नहीं गया। इस प्रकार मेरी योजना धूल में मिल गई। नीलम ने बताया कि उसकी बड़की माई का आरोप था कि नीलम अपने भाई को बेचना चाहती थी। खैर, कुछ दिन बाद नीलम को स्कूल जाने की जिद सवार हो गई। उन दिनों प्रत्येक डाइट के साथ एक मॉडल स्कूल जोड़ा होता था। उस मॉडल स्कूल का आहरण वितरण अधिकारी भी डाइट का प्राचार्य ही होता था। मैंने अपने डाइट से संबद्ध मॉडल स्कूल के प्रधान अध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया ऐसी व्यवस्था कर दी कि लड़की जब चाहे स्कूल जा सकती थी और जब चाहे जिस कक्षा में बैठ सकती थी, जब चाहे घर वापस आ सकती थी। मॉडल स्कूल का परिसर भी डाइट परिसर में ही था और वहीं पर मेरा आवास था। नीलम को बता दिया गया कि उसका एडमिशन हो गया है। कुछ दिन उसका स्कूल जाने का शौक चलता रहा और कुछ दिन बाद ही स्वयं ही समाप्त हो गया। स्कूल से अच्छी पढ़ाई पर मैं उसकी घर पे करवा रही थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि उसे प्राइवेट परीक्षा दिलवाकर हाई स्कूल और इंटर पास करवा दूंगी और कहीं ना कहीं उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी, जिसमें वेतन सरकारी कर्मचारी के समान ही होता है, दिलवा दूंगी। किंतु मेरा शुभ निश्चय आकाश कुसुम ही सिद्ध हुआ। कुछ दिन बाद इस नई जीवन शैली से ऊब कर वो अपनी पुरानी जिंदगी में जाने को छटपटाने लगी। अब वो जवाब भी बहुत देने लगी थी। एक दिन सवेरे वो लड़खड़ाती हुई मेरे घर में प्रविष्ट हुई और बताया कि रात भर उसे उल्टी और दस्त होते रहे। मैंने घबराकर पहले अपने पास रखी हुई दवाई पुदीन हरा उसे दी, फिर उसे 100 रुपये देकर डॉक्टर के पास भेज दिया। ये पुरानी बात है सारी, 100 रुपये की वैल्यू थी। वो डॉक्टर के पास गई, दवा भी लाई और लौटकर दवा उसने मुझे दिखाई भी। उसके बाद मैंने उसे उसके घर भेज दिया। दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि रात में उल्टी दस्त नहीं हुए थे, बल्कि उसने कोई नशा लिया था। कोई सफ़ेद पाउडर वो नशे के रूप में लेती थी। ये उसने मुझे पहली बार बताया। गाजीपुर में अफीम की खेती होती ही है। संभव है उसी का कोई रूप वो नशे के रूप में लेती हो। बहुत दिनों तक नशा न लेने के बाद जब उस शाम लिया तो उसका दुष्प्रभाव हो गया। उस दिन की खुली स्वीकारोक्ति के बाद तो ये हालत हो गई कि वो सवेरे आकर चाय बनाकर मुझे देती, स्वयं चाय के साथ फ्रिज में रखी रात की 1-2 रोटी खाती और सो जाती। 2-3 घंटे बाद जब जागती तब अन्य काम करती। एक बार तो मैं सब कमरों में ढूंढती रही और नीलम नीलम आवाज़ देती रही, पर वो न मिली, क्योंकि उसकी चप्पलें प्रवेश द्वार पर रखी थी। अतः यह निश्चित था कि वो घर में ही थी। ये भी बता दूं कि जब वो मेरे पास आई थी तब न तो उसके पास चप्पलें थीं, न चप्पल पहनने की आदत थी। मैंने ही उसे चप्पलें दी और कम से कम सड़क में चप्पल पहनने की आदत डलवाई। मेरे ढूंढने पर भी न मिलने वाली नीलम थोड़ी देर में स्वयं प्रकट हो गई। कहाँ थी पूछने पर उसने बताया कि सोफे के पीछे लेटी सो रही थी। सोफा क्योंकि दीवार से लगा कर रखा हुआ था, अतः मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सोफे और दीवार के बीच की नाम मात्र की जगह में कोई सो सकता है। कुछ दिन बाद उसने बताया कि वो चाय के साथ रात की रोटी खाने के बाद ही नशा ले लेती थी और उसी के प्रभाव में देर तक सोती रहती थी। अब वो पढ़ाई भी नहीं करती थी। एक दिन उसने स्पष्ट कह दिया कि अब मेरे घर वो केवल एक टाइम का काम करेगी। दोपहर का खाना बनाने के बाद नशा लेकर सोती रहेगी। अब वो शादियों में पूड़ी बेलने पुनः जाने लगी थी। मैं परेशान थी। एक बार मैं मीटिंग में लखनऊ गई। मीटिंग 3 दिन तक चलनी थी। यद्यपि घर में मेरा बेटा था जो कलकत्ता में हॉस्टल में रहता था और छुट्टियों में आया हुआ था, परंतु नीलम के होने से मैं बेटे की भोजन की व्यवस्था की ओर से निश्चिंत थी।
3 दिन बाद मैं लौटी तो मैंने पाया कि मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था। उसी बुखार में वो एक प्रश्न पत्र की पुनर्परीक्षा देने बनारस गया था। ये पुनर्परीक्षा मेरे जाने के बाद घोषित की गई थी। नीलम मेरे जाने के बाद ही अनुपस्थित हो गई थी। ये सुनकर मेरा मन खट्टा हो गया। उसके बाद मैंने उसे उसका वेतन देकर विदा कर दिया और दूसरी कामवाली ढूंढ ली। छुड़ाए जाने के बाद वो कभी मिलने भी नहीं आई। 1-2 वर्ष बाद मेरा वहां से स्थानांतरण हो गया। अब मेरे जीवन से तो वो चली गई, परंतु मेरी यादों में अभी भी जीवित है।